दें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। करंट का टॉपिक हमारा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। होता क्या है ये? तो प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक रूप से प्रतिभूतियों की बिक्री। प्राथमिक बाजार में सभी के लिए सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए रख देना, पब्लिक के लिए। प्राथमिक बाजार क्या होता है? तो प्राथमिक बाजार पहली बार जारी की जा रही प्रतिभूतियों की बिक्री से, जो भी प्रतिभूतियां हैं, जो भी शेयर हैं किसी कंपनी के, अगर वो पहली बार पब्लिक के लिए रखे गए हैं कि पब्लिक खरीदे और इन्वेस्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार। न्यू इशू मार्केट होता है ये। द्वितीयक बाजार क्या है? तो पहले से मौजूदा प्रतिभूतियों की खरीदा या बेचा जाता है। जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, पहले से शेयर रखे हैं, तो कोई व्यक्ति है वो शेयर बेच रहा है, किसी कंपनी का शेयर जैसे मेरे पास है तो मैं बेच रहा हूँ, कोई और व्यक्ति उस शेयर को खरीद रहा है, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक बाजार, मतलब पहले से शेयर खरीदा जा चुका है उस कंपनी का। प्राथमिक बाजार क्या है कि उस कंपनी ने अभी तक शेयर ऑफर नहीं किया है, पब्लिक के लिए ऑफर नहीं किया है। अब जब पहली बार वो पब्लिक के लिए शेयर ऑफर करेगी तब उसे बोलते हैं प्राथमिक बाजार। गैर सूचीबद्ध कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। आईपीओ तब जारी किया जाता है जब एक गैर सूचीबद्ध जो नॉन लिस्टेड कंपनी है वो या तो प्रतिभूतियों को पहली बार जारी कर रही है या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों को पहली बार पब्लिक के लिए ला रही है, या दोनों। तो इससे हम बोलते हैं इस मार्केट को आईपीओ, प्राथमिक बाजार। आईपीओ के लाभ क्या हैं? तो आईपीओ से जुटाई गई धनराशि को कंपनी के नए पूंजीगत उपकरणों में, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाएगी और निवेश करेगी, जिससे कंपनी का विस्तार होगा, बड़ी होगी। रूफ टॉप सोलर स्कीम क्या है? रूफ टॉप सोलर स्कीम, देखिए राज्य में ये है क्या, इसका लक्ष्य है कि 2022 तक 40,000 मेगावाट संचयी सौर ऊर्जा हासिल करना। रूफ टॉप सोलर स्कीम है, मतलब कि सौर ऊर्जा को बढ़ाना है, तो जो 2022 तक 40,000 मेगावाट सौर ऊर्जा। राज्य में इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो डिस्कॉम्स, वितरण कंपनियां, जो विद्युत वितरण कंपनियां ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, वही इसका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर कर रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं सरकार की कौन कौन सी हैं? तो पीएम कुसुम योजना है ये, एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स है, राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड नीति, अटल ज्योति योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको पढ़ लीजिएगा आप डिटेल में, राष्ट्रीय सौर मिशन, सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी स्कीम्स हैं। सीवीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और के संथानम की समिति थी उसकी सिफारिश पर। 2030 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका कार्य क्या है? तो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनना और उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करना। ये जो शिकायतें होंगी उसको सुनेगा और इनकी सिफारिश, मतलब ये बाध्यकारी इसके निर्णय नहीं है, वो सिफारिश करता है सरकार को। और कौन कौन शिकायत इसमें दर्ज करा सकता है? तो केंद्र सरकार, लोकपाल, केंद्र सरकार अपने किसी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस किसी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकती है, लोकपाल भी, और मुखबिर तो कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई हो सकता है, विसल ब्लोअर जिसे बोलते हैं, जिसकी आइडेंटिटी सरकार किसी को नहीं बताती है। ये कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये जांच किससे कराती है? तो सीबीआई से जांच कराएगी या जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी जो विभागों में होते हैं, उनके माध्यम से ये जाँच कराती है। अब संरचना देख लेते हैं तो कौन कौन होता है? तो 1+2 है, एक मतलब है कि अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं, बहुसदस्यीय निकाय बोला जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करते हैं। एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और समिति में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता। हटाया जाना हो अगर किसी सीवीसी सदस्य या अध्यक्ष को, तो कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति के आदेश से हटेंगे। और आधार क्या होगा हटाने का? तो कदाचार या असमर्थता होगी। इनका कार्यकाल है 4 से 65 वर्ष। नॉर्थ ईस्ट उद्यमिता कोष, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड है, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, NEVF है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि बस नॉर्थ ईस्ट में व्यावसायिक गतिविधियों, कौशल विकास करके वहाँ पर विकास को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप में निवेश करेंगे जो नए नए होंगे। इसका फोकस मेनली किस पे होगा? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, हेल्थ केयर, टूरिज्म, IT, इन सभी क्षेत्रों में इनका जो है फोकस होगा। इसकी शुरुआत उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। ये अलग से मंत्रालय बना है पूर्वोत्तर के विकास के लिए। सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। 100 करोड़ इसकी पूंजी है। नॉर्थ ईस्ट का पहला एकमात्र समर्पित डेडिकेटेड उद्यमिता कोष वेंचर फंड है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अन्य पहले कौन कौन सी देख लीजिए, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका मिशन, मेंस में बहुत काम आएगा ये। उत्तर पूर्व क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, उत्तर पूर्व क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, पूर्वोत्तर का शेष भारत के साथ संबंध और संपर्क स्थापित करना, इसके लिए है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल।
भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक, इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन, अभी बैठक हुई है, 6वीं बैठक हुई है हाल ही में। और भारत द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से नेपाल में ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कौन? पशुपतिनाथ रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक है, और एक भंडारवाल गार्डन रेस्टोरेंट। ये प्रोजेक्ट जो है नेपाल में भारत द्वारा अनुदान की सहायता से चलाए जा रहे हैं। ये 2 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री ने विश्व मामलों की परिषद ICWA को संबोधित किया है। विश्व मामलों की परिषद, इसकी स्थापना कब की गई है? 1943 में, एक थिंक टैंक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई है। और भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति की गद्दी पे बैठेंगे, जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, वो ऑटोमेटिक ही इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। बैड बैंक क्या होता है? गंदी बैंक है ये। गंदी नहीं है, बैड बैंक बहुत अच्छी बैंक है। देखिए RBI ने एक प्रस्ताव बैड बैंक का रखा है कि हम बैड बैंक लाएंगे। ये एक आर्थिक अवधारणा है बैड बैंक की। आर्थिक संकट के समय जो बैंक घाटे में चल रहे हैं, वो अपनी देवताओं को, जो अपना ऋण होगा जिसकी वो वसूली नहीं कर पा रहे, जो NPA में कन्वर्ट हो रहा है, उसको इस बैड बैंक को दे देंगे, स्थानांतरित कर देंगे, और ये बैड बैंक उस ऋण की वसूली करेगा। गुंडा बैंक कह सकते हैं आप। तकनीकी रूप से क्या है तो परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC कहें, या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC कहें। तीनों एक ही नाम है, बैड बैंक, ARC, AMC। वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों, बैड ऋण जो नहीं, इनकी वसूली नहीं हो पा रही है, को अपने नियंत्रण में लेगा, उनका प्रबंधन करेगा और समय के साथ धन की वसूली करता है। ये ऋण नहीं दे सकते और जमा स्वीकार, ना तो डिपॉजिट लेंगे स्वीकार करेंगे, ना तो ये किसी को लोन देंगे। अमेरिका में स्थित मिलोन बैंक ने 1988 में पहला बैड बैंक बनाया था। बैड बैंक की भारत को जरूरत क्या है? देखिए RBI ने आशंका जताई है कि बैंकिंग क्षेत्र में महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण ऋण में बहुत वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। उनका जो बिजनेस, जिसलिए उन्होंने पैसा लिया था, बिजनेस में लगाया, वो चला ही नहीं, तो वो अपना ऋण नहीं दे पा रहे हैं, मूलधन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो बैड बैंक क्या करेगा? NPA से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र हो सकता है। सरकार द्वारा समर्थित है ये बैड बैंक। RBI ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का NPA सितंबर 2020 की तुलना में 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 में 13.5% हो गया है। मतलब एक साल में NPA 7.5 से बढ़ के 13.5, 2 गुना से ज़्यादा हो गया है, मतलब 2 गुना के करीब हो गया है। ये था आज का वीडियो हमारा, और ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल है अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो बना के अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच सके। और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।